नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 11th के हिंदी कोर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सभी के पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचे और सभी लोग अच्छे से तैयारी करके अपने एग्जाम के लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कशन करते हैं। आज पूरे 40 क्वेश्चन हम लोगों ने 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करने वाले, जो कि बहुत ही मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बने रहेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चन वीडियो देखते देखते याद हो जाने वाला है और आपको यही सारे क्वेश्चन वहां पे आने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है पीके फॉर स्टडी की तरफ से, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अगर देख के जाएंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का इसका क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो आइए इसको पढ़ के समझते हैं। ठीक है, कहता है मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। कहता है मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौली, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। कहता है सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर धन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो धन। कहता है कवि लगातार क्या कहना चाह रहा है, इस पोएम को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया, कवि जो इस पोएम के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं उसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कवि क्या चाहना चाह रहा था, चिर सुख दुख दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कवि ने किसकी असलियत को समझाने का प्रयास किया है, कवि ने किसकी असलियत को समझाने का प्रयास किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा जीवन का, धन का, मधुर मिलन का, सुख दुख का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा यहाँ पर जगह जीवन का, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, जीवन की असलियत को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चीर शब्द का अर्थ क्या है, चीर शब्द जो है इसका कहता अर्थ क्या है, महान, दीर्घकालीन, वस्त्र, फिर आकाश। तो चीर शब्द का जो अर्थ है ये हो जाएगा दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इस पद्यांश का उचित शीर्षक होगा, इस पद्यांश का कहता है उचित जो शीर्षक है वो क्या है, सुख, धन, शशि या फिर जीवन का महत्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा जीवन का महत्व, कोई ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, यहां तक क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। तो यहाँ से फिर से यहाँ गद्यांश आ गया, इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन 5 से लेकर 8 तक इससे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं क्या कहानी यहाँ पे है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या कहता है जीवन में उत्साह का बहुत महत्व है, जीवन में कहता है उत्साह का बहुत महत्व है। उत्साह एक मनोभाव है, उत्साह क्या एक मनोभाव है, यह जिस व्यक्ति में होता है उसके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करने की ललक हिलोरे लेती रहती है। कहता है यह जिसके जीवन में होता है, उत्साह जो होता है जिसके जीवन में होता है, यह कुछ अद्भुत कार्य करने की ललक हिलोरे लेती रहती है। हिलोरे मतलब वो अंदर से होता है, अंदर से मोटिवेट होते हैं। ठीक है, उसी को कहता है कि कुछ अद्भुत कार्य करने की ललक हिलोरे लेती रहती है। प्रत्येक कार्य की सफलता के निमित्त उत्साह एक अनिवार्य मनोभाव है। कहता है प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए अंदर से उत्साह होना सभी को बहुत ही जरूरी है। कहता है अनिवार्य मनोभाव है। यदि कार्य अनुत्साह द्वारा किया जाता है, यानी कि कार्य को अगर उत्साह के द्वारा नहीं किया जाए, मतलब मन नहीं है और उस काम को कर रहे हैं तो उसी को अनुत्साह बोला जाता है। ठीक है, फिर अनुत्साह द्वारा किया जाता है तो सफलता संदिग्ध हो जाती है, यानी सफलता नहीं मिलता है। ठीक है, कहता है बहुत से व्यक्ति मैच खेलने या परीक्षा देने के समय में बहुत पहले ही पहुंच जाते हैं। आप लोग भी क्रिकेट खेलने जाते देखते हैं ना, अगर टीम नहीं भी आया तो आप लोग कोई ना कोई खिलाड़ी पहले पहुंच जाता है। क्यों, वो एक्सटर्नल मतलब अंदर से मोटिवेट है, ठीक है, उसको खेलना है मैच। और कोई व्यक्ति एग्जाम देने जाते हैं, क्या सेंटर पे आप लोग कोई बच्चे आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, कोई बच्चे क्या होते हैं गेट बंद होने के टाइम में पहुंचते हैं, कोई थोड़ा देर में पहुंचते हैं जिसको एग्जाम नहीं देने मिलता है, ऐसा भी होता है। तो ये एक्सटर्नल अंदर से जो मोटिवेट होता है ना अंदर से, तो वो उसके लिए बोलता है अगर उत्साह जिसके जीवन में मतलब वो कोई भी काम करने के लिए
टाइम से पहले पहुंच जाता है, थोड़ा देर पहले, ठीक है। कहते हैं खेलने या परीक्षा देने के समय से बहुत पहले ही पहुंच जाते हैं, यह उनके भीतर लक्ष्य के प्रति उत्कृष्ट उत्साह का द्योतक है। यानी कि अपने लक्ष्य के प्रति उसके मन में एक उत्साह बना हुआ है कि हमको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं उत्साह जीवन में निरंतर एक आशा दीप के टिमटिमाते रहने का साधक बनता है। उत्साह जो है जीवन में एक निरंतर क्या है, एक टिमटिमाते तारे की तरह एक उत्साह का टिमटिमाते रहने का साधक बनता है, ठीक है। उत्साह ही वह मनोभाव है जो मानव के लक्ष्य को भेदने का प्रोत्साहन देता है। व्यक्ति अनिर्दिष्ट लक्ष्य पर संधान करता प्रतीत होता है। किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रत्याशी का लक्ष्य उसके द्वारा निर्धारित प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो वह इसमें कई प्रयास में सफल नहीं हो पाता है। जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देता है या फिर कोई भी एग्जाम देता है, कोई कोई बच्चे एक बार में सफल नहीं हो पाते हैं, तो क्या होता है वही बताइए, इसमें से कई प्रयासों में सफल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी एकाग्र रहकर जुटा रहता है और क्या करता है वो अंदर से मोटिवेट होकर क्या होता है, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगले बार जरूर हो जाएगा, और अपने आप को मोटिवेट करके फिर उस कार्य में वो लग जाता है, ठीक है। कहता है कि लेकिन फिर भी एकाग्र रहा जुट रहता है। उत्साह ही वह मनोभाव है जो उसमें सतत धैर्य और आशा के संबल का प्रवाह करता रहता है। कहता है उत्साह ही वह बात है, उत्साह ही वह चीज है जो कि अंदर से आदमी को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उसको धैर्य रखने की हिम्मत देते हैं, ठीक है, कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगले बार जरूर हो जाएगा, तो मेहनत करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को समझ लिए, अच्छे समझ लिए। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कहता है निम्न में से कौन सा गुण एक उत्साही में होता है? कौन सा गुण होता है? धैर्य, एकाग्रता, आशा, ये सभी। क्या क्वेश्चन नंबर 5 का जगह ये सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बहुत से व्यक्ति मैच खेलने या परीक्षा देने के समय में बहुत पहले ही पहुंच जाते हैं, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? आराम की इच्छा, शरारत, विपक्षी की रणनीति का ज्ञान या फिर उत्साह। अभी हम लोगों ने क्या पढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा उत्साह होगा, कि जिसके अंदर उत्साह रहता है वो टाइम से पहले पहुंच जाता है कि वहां पे हमको जाना है और अपने काम को करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अभिमुख शब्द का प्राय है। अभिमुख शब्द का प्राय क्या? आगे की ओर बढ़ना, अग्रसर होना, प्रगति करना। उपरोक्त सभी, क्वेश्चन नंबर 7 को जगह उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपरोक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका जो शीर्षक है क्या होगा? धैर्य, एकाग्रता, उत्साह, भक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा जगह उत्साह। अभी हम लोगों ने पढ़े उत्साह के बारे में तो चर्चा हो रहा था ना, हर एक पॉइंट पे उत्साह के बारे में चर्चा हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते खंड ख पे अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है। कहते हैं औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र, व्यवसायिक पत्र, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माता के नाम पत्र पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है? इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जगह अनौपचारिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्यालय पत्र डैश का ही एक रूप है, किसका? क्या होगा? खाली स्थान पे क्या बताएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका जगह औपचारिक हो जाएगा। कार्यालय पत्र औपचारिक का ही एक रूप है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। शिकायती पत्र पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत शामिल है? शिकायती पत्र पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा औपचारिक पत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक का बटन दबाने नहीं भूलिएगा, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर ले। आपके और आने वाले 4 दिन में और मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है, तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लेटर लिखते हैं ना हम लोग, या प्रिंसिपल को किसी को लिखते हैं, तो आपका विश्वासी, उसके बाद क्या लिखते हैं? प्राप्तकर्ता, प्रेषक या फिर संपादक या प्रधानाचार्य। क्या क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा प्रेषक का। किसका होता है? प्रेषक, यानी कि जो जैसे कि हम पत्र लिख रहे हैं तो वहां पे आपका विश्वासी लिख के अपना नाम लिखते हैं ना, तो जगह प्रेषक उसी को बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है? पूजनीय, महोदय,
चिरंजीवी या फिर महाशय। तो क्या क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिरंजीवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ध्यान आकर्षण पत्र का एक अन्य नाम क्या है? आवेदन पत्र, ज्ञापन, अनुस्मारक या फिर चेतावनी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अनुस्मारक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब कोई कार्यालयी पत्र, बहुत सारा पॉइंट पत्र के बारे में दिया है। ठीक है, जब कोई कार्यालयी पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालयों, विभागों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? परिपत्र या गस्ती पत्र, सूचना, अधिसूचना या फिर सुधृति पत्र। क्या हो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, परिपत्र या गस्ती पत्र। ठीक है, इन सारी बात ना लाइफ में हमेशा काम आने वाला है कि इस पत्र के लिए क्या होता है, इस पत्र में क्या होता है। तो इस सब जीवन भर जब तक जिंदा रहोगे तब तक इन सब चीजों का यूज होता रहेगा जीवन में। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसलिए यहाँ पे लिखता है, क्या लिखा था यहाँ पे, इसका जो हेडलाइन पे था खंड ख पे, किधर गया, अभिव्यक्ति और माध्यम। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी कि जीवन से रिलेटेड जो काम हम लोग जो काम रोज रेगुलर होते रहता है। ठीक है, कार्यालय के संबंधित, पत्र लिखन के संबंधित जो भी काम होता है उसमें से कौन कौन सा बात होता है, इन सब हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छे से इसको पढ़ना है ताकि जीवन भर ये चलने वाला है। ठीक है, जीवन में हर एक मोड़ पे इसका काम आपको लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जब सचिवालय के एक विभाग द्वारा, देखिए, जब सचिवालय के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से अनौपचारिक रूप से कुछ पूछताछ करना अथवा कोई निर्देश लेना या देना होता है तो किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है? देखिए कितना अच्छा बात है जो कि जीवन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा क्या होगा, यह जगह गैर सरकारी पत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, गैर सरकारी पत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? क्या अधिसूचना, घोषणा, तार, रेडियोग्राम। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा तार का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। खंड ख पे आते हैं कि पाठ्य पुस्तक, जैसे कि आपके बुक से आप क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, कहता है नमक का दरोगा कहानी का अन्य क्या शीर्षक संभव है? नमक का दरोगा कहानी का अन्य क्या शीर्षक संभव है? जिसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, देखिए, कर्तव्यनिष्ठ दरोगा, ईमानदार दरोगा, सत्यमेव जयते, ये सभी। इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कहता है मियां नसरुद्दीन, थोड़ा सा धुंधला है, देखिएगा, मियां नसरुद्दीन नाना बाइयों के क्या माने जाते थे? मियां नसरुद्दीन नाना बाइयों के क्या माने जाते थे? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा मसीहा। क्या होगा? मसीहा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मियां नसरुद्दीन ने किस्म की रोटी बनाने का इल्म किससे सीखा था? किससे सीखा था? खालाजान से या फिर वालिद उस्ताद से, घड़ी साज से या फिर मीना साज से? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वालिद उस्ताद से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है? गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से भी पढ़े हैं। गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा हो जाएगा शेखर जोशी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलता लोहा साहित्य की किस विधा की रचना है? इसका जो आंसर होगा 24 का हो जाएगा कहानी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा ये होगा नोनो द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। रजनी पिछली सदी के किस दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है? कि 7वें, 8वें, 9वें या फिर 6ठे? क्या होगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9वें सदी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। भारत माता पाठ किस कृति का 5वां अध्याय है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका हिंदुस्तान की कहानी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हिंदुस्तान की कहानी। ठीक है, भारत माता पाठ के अनुसार आर्थिक मंदी कब हुई थी? भारत माता
भारत माता पाठ के अनुसार आर्थिक मंदी कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1930 के बाद। ठीक है, कब? 1930 के बाद। आगे बढ़ते हैं, पद खंड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल की किस धारा के प्रतिनिधि कवि थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा आपका, ये हो जाएगा राम भक्ति, प्रेमाश्री, ज्ञान श्री या फिर कृष्णा भक्ति। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ज्ञान श्री, ज्ञान श्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कबीर के दोनों पद उनकी रचना बीजक के किस खंड से अद्भुत है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा साखी, सबद, रामायणी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है? मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है? 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कृष्ण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मीरा भक्ति काल की किस धारा की कवियत्री थी? मीरा भक्ति काल के किस धारा की कवियत्री थी? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा, हो जाएगा सगुन धारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सगुन धारा। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वे आंखें, देखिए यहाँ पे, वे आंखें में कवि ने किसकी पीड़ा और शोषण को रेखांकित किया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्गुण नहीं, क्वेश्चन नंबर 33 का जो वे निर्गुण तो 32 में है, वे आंखें में कवि ने किसकी पीड़ा और शोषण को रेखांकित किया? तो इसका जो आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मजदूर की, किसान की, फेरी वाले की, इन सभी की। इसका जो आंसर किसान की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, किसान की। ठीक है, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास या फिर उपमा। तो इसका जो आंसर होगा 34 का हो जाएगा रूपक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, घर की याद कविता के अनुसार कवि किसमें व्यस्त है? घर की याद कविता के अनुसार कवि किसमें व्यस्त है? पढ़ने में, काटने में, लिखने में, यात्रा में। किसमें? 35 नंबर क्वेश्चन जाएगा काटने में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कहता है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यहाँ बूढ़ा होने पर भी बुढ़ापे के लक्षण न दिखने में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा परिकर, विशोशक्ति या फिर दृष्टांत या फिर रूप का अतिशयोक्ति। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, विशोशक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती कविता के अनुसार किसकी इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे? क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गांधी बाबा की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, गांधी बाबा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, वे मुतमईन का क्या अर्थ है? इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आश्वस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा नापने में इंच या सेंटीमीटर के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका जो आंसर होगा, राजस्थान का बात हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान में वर्षा की मात्रा नापने में इंच या सेंटीमीटर के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका जो आंसर होगा 39 का रेजा, किसका? रेजा शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये क्या? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बेबी हलदार ने सेवानिवृत्ति साहब को अपनी किताब पढ़ा होने के संदर्भ में बताया, क्या बताया? 5वीं कक्षा तक, 6ठी कक्षा तक, 7वीं कक्षा तक या 10वीं कक्षा तक? क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा 7वीं कक्षा तक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, बेबी हलदार ने सेवानिवृत्ति साहब को अपनी किताब पढ़ा होने के संदर्भ में बताया था, क्या? 7वीं कक्षा तक बताया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज हिंदी कोर के मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन आज के वीडियो में पूरा किए। तो आप लोगों को यही बोलेंगे कि आप लोग अच्छे से सभी वीडियो को देखिए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। आज 9 अप्रैल है, 17 अप्रैल से आप लोगों का एग्जाम है।
मुश्किल से एक सप्ताह आप लोगों के पास टाइम है, तो आप लोगों को जितना वीडियो आपको दिए हैं आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ से सारे वीडियो को देख लीजिए। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, जितना वीडियो दिए हैं सभी वीडियो को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा एग्जाम चला जाएगा, आप अच्छे नंबर से पास कर जाओगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं तक। आपका जो आज की वीडियो था सभी इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज 40 क्वेश्चन डिस्कशन किए, जो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों का ध्यान इसी तरह से आएगा, पद्यांश भी इसी तरह से आएगा, और फिर लेटर वाला जो पॉइंट आता है, क्या क्या पॉइंट वहाँ पे फील होगा या जहाँ पे खाली स्थान दिया रहता है, तो उस सारे पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना, माइंड में फिट करके रखना, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसको कोई नहीं काट सकता। जितने भी आप लोग को कंटेंट दे रहे हैं ना, सारे कंटेंट आपको आना ही आना है, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से सभी वीडियो को देखिएगा, अपने कॉपी पे नोट कीजिए और अच्छे से पढ़िए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।